नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि एक टिन टावर को गिराया गया है नोएडा में, जो कि अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा डिमोलिशन है। ये ऑर्डर नोएडा अथॉरिटी को दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और इसको लेके जो लड़ाई थी वो चालू थी 2009 से। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका डिमोलिशन होता है इम्प्लोजन टेक्निक का यूज करके, जिसको कई न्यूज़पेपर ऐसा भी लिख रहे हैं कि कुछ बूढ़े लोग के एक समूह ने एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हरा दिया। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी, और इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो वो है जुडिशरी, जिसने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि इस देश में आप पावरफुल हैं या कमजोर, जवान हैं या बूढ़े, अमीर हैं या मिडिल क्लास, सबके राइट्स हैं और सबके राइट्स की रिस्पेक्ट्स है। कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के राइट्स को नहीं छीन सकता। भले ही इस चीज में टाइम लगा, लेकिन जुडिशरी ने अपना काम किया और लोगों को जस्टिस सर्व्ड हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये पूरा इशू है क्या, क्यों इस बिल्डिंग को गिराया गया और क्या टेक्निक इस बिल्डिंग को गिराने के लिए यूज की गई। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। इस पूरे इशू की शुरुआत होती है 2004 से, जब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा, ये नोएडा का फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा, एक 48,263 स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट अलॉट करती है सुपरटेक लिमिटेड को। उसके बाद ये कंपनी इस लैंड पे एक प्रोजेक्ट की नींव रखती है जिसका नाम रखा जाता है सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी। शुरुआत में ये अपने प्लान में कहते हैं कि हम इस एरिया में 14 बिल्डिंग्स बनाएंगे, जिसमें हर बिल्डिंग्स में 9 फ्लोर्स होंगे, जिसमें 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK तक के रेसिडेंशियल फ्लैट्स होंगे और उनके दाम होंगे 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक। इसके अलावा ये कहते हैं कि इस पूरे सोसाइटी में काफी ओपन एरिया दिया जाएगा और भी बहुत ज्यादा कस्टमर को सुविधा दी जाएगी। इस चीज से अट्रैक्ट होकर काफी लोग इनके फ्लैट्स खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन 2009 में ये लोग क्या करते हैं, अपने प्लान में कुछ चेंज लेके आते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये जो सोसाइटी के बीच में ओपन ग्रीन एरिया था, इस पे हम लोग बनाएंगे कुछ और बिल्डिंग्स। 2 नई बिल्डिंग्स इस पे बनाई जाएंगी जिनको कहा जाएगा ट्विन टावर्स, और दोनों बिल्डिंग में लगभग 24 फ्लोर तक होंगे। फिर इसके बाद 2015 में ये फिर एक बार अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं कि हम लोग 14 की जगह 15 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे और हर बिल्डिंग में 9 की जगह 11 फ्लोर्स होंगे। साथ ही साथ ये जो ट्विन टावर बनाने थे उसमें से एक टावर की ये हाइट बढ़ा के 32 फ्लोर तक कर देते हैं, दूसरे की 24 से बढ़ा के 29 फ्लोर कर देते हैं। तो इसी तरह से प्लान को कई बार मॉडिफाई किया गया, जो कि एक तरह से धोखा था कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए जो मेन अट्रैक्शन था इस सोसाइटी में या इस एरिया में रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदने का, वो था इसका ओपन एरिया और साथ ही साथ इसकी लोकेशन। लेकिन ओपन एरिया बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और इसके अच्छे लोकेशन होने की वजह से जो व्यूज था बालकोनी से, वो भी ढक जाता है इन ट्विन टावर्स की वजह से। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो भी बहुत खराब थी। कई लोग ने सामने आके ये भी बताया कि बारिश के टाइम में जो बेसमेंट थी उसमें पानी भर जाया करता था, यहाँ तक कि अपने कार तक जाने के लिए बोट करनी पड़ती थी। तो इन सबसे परेशान होके जो रेसिडेंशियल पीपल थे वहां पर, उनने एक्शन लेना चाहा। पहले इसके खिलाफ अलार्म किया, बाकी लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की और फाइनली 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें वो इनके फेवर में रूल करते हैं और ट्विन टावर्स को अबॉलिश करने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जो सुपरटेक कंपनी थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें वो हाई कोर्ट के डिसीजन को अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में 21 अगस्त 2022 तक का डेडलाइन देती है नोएडा अथॉरिटी को इसको डिमोलिश करने के लिए, लेकिन ये डेट बाद में बढ़ा दी जाती है और 28 अगस्त 2022 को फाइनली ये डिमोलिशन किया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये भी कहती है कि जिन लोगों ने भी एडवांस में फ्लैट की बुकिंग की है उनको उनका पैसा विद 12% इंटरेस्ट वापस करना होगा सुपरटेक कंपनी को, प्लस 2 करोड़ देना होगा एमरल्ड कोर्ट रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को। ये वो ग्रुप था जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मिलकर बनाया था इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इसके बाद इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया जाता है एडिफिस इंजीनियरिंग को और साउथ अफ्रीका बेस्ड जेट डिमोलिशन कंपनी को। ये कंपनी इम्प्लोजन टेक्निक का यूज करती है ताकि इस डिमोलिशन का असर आसपास के बिल्डिंग पे और आसपास के एनवायरनमेंट में कम पड़े। हालांकि आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था पहले ही, लेकिन उसके बाद भी ये ख्याल रखा जाता है कि जो बिल्डिंग है उस पर भी असर ना पड़े। नाउ क्या है ये इम्प्लोजन टेक्निक? आपने एक्सप्लोजन वर्ड बार बार सुना होगा, राइट? एक्सप्लोजन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी छोटा सा बम है, जब वो एक्सप्लोड करता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो फैल जाते हैं ज्यादा बड़े एरिया में।
यानी उसका वॉल्यूम जो पहले कम था वो एक्सपेंड किया, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लोशन। और एक्सप्लोशन में वॉल्यूम बढ़ता है। इसका ठीक अपोजिट होता है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन में क्या होता है कि जिस चीज पे इम्प्लोसिव लगाया जाता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस चीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है उसका वॉल्यूम स्क्वीज्ड इन हो जाता है या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। बिल्डिंग के केस के इम्प्लोजन में क्या किया जाता है कि जो नीचे वाले फ्लोर हैं पहले उसको एक्सप्लोड किया जाता है, जिससे ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं उनमें एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट होगा और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में परपेंडिकुलर गिरना शुरू होगी। उसके बाद ठीक उसके ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोड किया जाएगा, उसके बाद ठीक उसके ऊपर के वाले फ्लोर को, ऐसे ही ये चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो दूर से इसको देख रहा होगा उसको लगेगा कि बिल्डिंग पूरे ताश के पत्तों की तरह गिर रही है या फ्री फॉल हो रही है। इसमें हो क्या रहा है कि जो बिल्डिंग का वॉल्यूम है उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी स्क्वीज्ड इन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एक्सप्लोजन ना होने से ये दूर तक ना जाने की वजह से उसके पार्टिकल्स या उसके पार्ट्स का बाकी बिल्डिंग पे असर नहीं पड़ रहा है और इन्वायरमेंट पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इस टेक्निक को अपनाया गया था। हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि आसपास की बिल्डिंग पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है, तो पूरी तरह से ये टेक्निक भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती आसपास की बिल्डिंग को। जैसे ही ये डिमोलिशन होता है, उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टी बीजेपी और एसपी एक दूसरे पे इसका इल्जाम डालने लगते हैं, एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। बीजेपी का कहना होता है कि जब इसे बनाया गया था तो उस समय सपा पार्टी यानी एसपी पार्टी रूल में थी और उसके करप्शन की वजह से ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर पाई थी सुपरटेक कंपनी, और ये जो बिल्डिंग का फॉल हो रहा है ये एक तरह से करप्शन का फॉल हो रहा है। वहीं एसपी पार्टी का कहना है कि सुपरटेक कंपनी काफी क्लोज है बीजेपी की और ये बहुत डोनेशन भी देती है बीजेपी को, इसलिए ये बीजेपी के करप्शन का डिमोलिशन हो रहा है। जो भी सच हो, लेकिन अब ये बात फैक्ट है कि फाइनली जस्टिस सर्व किया और लोगों को उनका हक मिल पाया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये एक तरह से डेटरेंस का काम करेगा जो भी इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए। इससे ये मैसेज जाएगा कि भले ही कुछ टाइम के लिए आप अपना जो गलत काम है वो कर ले रहे हैं, लेकिन फाइनली थोड़ा डिले हो जाएगा, एंड में जो लॉ है वो इस्टेब्लिश होके रहेगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप पूरा पैसा खर्च करके ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे और फाइनली फिर डिमोलिशन में का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन था। 35,000 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव यूज किया गया था इसके लिए। इस बिल्डिंग की हाइट लगभग 100 मीटर थी और इसको डिमोलिश करना एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन ऐसा किया गया और ये एक्ट बहुत हेल्प करेगा इंडिया को करप्शन से लेकर जो उसकी इमेज है वो सुधारने में। जिससे होगा क्या कि बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा और इंडिया अट्रैक्ट कर पाएगा इन्वेस्टमेंट उनसे। अगर आप वर्ल्ड में टॉलेस्ट बिल्डिंग डिमोलिशन को देखो तो सिंगापुर के एक्सा टावर को अभी डिमोलिश किया जाना है, इस पे काम चल रहा है। इसकी हाइट है 234 मीटर के आसपास। सेकंड पे है 270 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में, जिसकी हाइट 215 मीटर है। इसको डिमोलिश किया गया था 2021 में। इंडिया का ये जो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट का डिमोलिशन है ये आता है वर्ल्ड के डिमोलिशन लिस्ट में 50वें नंबर पे, इसलिए पूरे वर्ल्ड ने इसको नोटिस किया है और इसने एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा है वर्ल्ड में इंडिया में करप्शन को लेकर। एंड फाइनली जो इसके कल्प्रिट्स थे, जो भी लोग इसके करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई। 2021 में ही ये कमेटी बना दी गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, देखते हैं इसमें किन लोग का नाम आता है या फिर नहीं आता है और इस कमेटी को बंद कर दी जाती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।